आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म विक्रम संवत 1223 के ज्येष्ठ मास की द्वादशी को हुआ था। इस हिसाब से जब वो सिंहासन पर बैठे थे तब पृथ्वीराज चौहान की आयु 11 वर्ष थी। उनके पिता का नाम सोमेश्वर तथा माता का नाम कपूरी देवी था, जिनके संरक्षण में प्रारंभ में उन्होंने शासन किया था। कपूरी देवी ने मुख्यमंत्री कदमवास के सहयोग से प्रारंभिक विजयों को हासिल किया था, जो पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय मानी जाती है। बाद के ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है कि कदमवास की हत्या भी पृथ्वीराज ने ही करवाई थी, जो काफ़ी विवादास्पद प्रश्न है। दूसरा इस समय का प्रमुख व्यक्ति भुवनेकमल था, जो कलचुरी राज्य का था, और कपूरी देवी ने उसे सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। 1178 के आसपास पृथ्वीराज ने शासन की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। जब पृथ्वीराज तृतीय देश का शासक बना था तो उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो काफ़ी उथल पुथल की थी। भारत के उत्तर पश्चिम के और मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में मुसलमानों का दबाव बढ़ रहा था। भारत में एक सबल केंद्रीय सत्ता का अभाव था और समस्त देश में विविध हिंदू राजवंश थे, उनमें भी आपस में संघर्ष थे। उत्तर पश्चिम भारत में 3 मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। उत्तरी भारत में चौहानों के बाद जो शक्तिशाली राज्य था वो गहड़वालों का था, जिसका शासक जो था वो जयचंद्र था, जिसका पृथ्वीराज से संघर्ष चल रहा था। पूर्वी भारत में पाल वंश का पतन शुरू हो गया था। उनके एक सामंत विजय सेन ने बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। गुजरात में भी चालुक्यों का शासन था, जिनसे भी पृथ्वीराज की मित्रता नहीं थी। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था और पृथ्वीराज ने उनसे भी शत्रुता कर ली थी। तो अधिकांश जो राजपूत राज्य थे वो आपस में ही टकराते थे, उनके हित महत्वाकांक्षाएं आपस में ही टकराती थी। 1175 के आसपास गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था, हालांकि गुजरात के शासक ने उसे परास्त कर दिया था। पर इससे ये परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि भविष्य में गौरी जो है वो भारत विजय के लिए फिर से प्रयास करेगा, और उसने वैसा किया भी, और पृथ्वीराज तृतीय से भी उसका संघर्ष हुआ था। पृथ्वीराज जब शासक बना तो उसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी वो थी, एक तो नागार्जुन, दूसरा भंडानक। नागार्जुन जो था वो विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था और अपने आप को सिंहासन का उत्तराधिकारी समझता था। तो पृथ्वीराज के लिए सबसे पहला कार्य यह था कि वह अपने साम्राज्य का संगठन सुदृढ़ करे और इन परेशानियों से निजात पाए। तो उसने सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। विग्रहराज के बाद उसका लड़का अपर गांगेय सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ दिन बाद ही पृथ्वीराज द्वितीय ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उस समय नागार्जुन बहुत छोटा था, सोमेश्वर की मृत्यु तक वो वयस्क हो चुका था। अतः उसने पृथ्वीराज तृतीय के उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अपना अधिकार जमा लिया और आसपास अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। फिर पृथ्वीराज ने अपने मंत्री कदम्बवास की देखरेख में विशाल सेना नागार्जुन पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उस सेना ने गुड़गांव को चारों तरफ से घेर लिया। नागार्जुन तो भाग गया, परंतु उसकी मां, पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य पकड़े लिए गए। नागार्जुन के एक सेनानायक देवभट्ट ने आखिरी समय तक सामना किया, परंतु वह मारा गया और उसके सैनिक और कर्मचारियों को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां उन्हें मार दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि राजद्रोही भविष्य में कोई भी राजद्रोह नहीं करे। इसके बाद इतिहास में हमें नागार्जुन का उल्लेख नहीं मिलता। भंडानक जो थे, इस बारे में भी मतभेद है कि कौन थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह जाति सतलज की तरफ से आकर गुड़गांव और हिसार के जिलों के आसपास बस गई थी। इसके विपरीत डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि यह जाति कन्नौज और हर्षपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में आबाद थी, शायद बयाना इनके राज्य में सम्मिलित था। डॉक्टर सत्य प्रकाश के अनुसार यह जाति रिवाड़ी तहसील के आसपास बस गई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने इनको परास्त किया था, परंतु उसके पश्चात जब शक्ति चौहानों की कमजोर हो गई तो ये फिर से शक्तिशाली हो गए, और जब अल्पवयस्क पृथ्वीराज राजा बना तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिससे कि चौहानों की सीमा असुरक्षित हो गई। तो जब नागार्जुन का दमन हो चुका था उसके पश्चात पृथ्वीराज ने भंडानकों का दमन किया। 1182 के आसपास उसने उन पर जबरदस्त आक्रमण किए और उनकी बस्तियों को उखाड़ा गया। सैकड़ों भंडानकों को मौत के घाट उतार दिया गया और जो बचे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद इनका भी इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर लिया। अब पृथ्वीराज ने दिग्विजय की नीति अपनाई, क्योंकि वो प्रारंभ में 2 बार सफल हो चुका था। तो अब उसे लगा कि परिस्थितियां भी उसके अनुकूल है और देश को एक सशक्त शासक की भी आवश्यकता है, जो उनकी शक्ति और नेतृत्व के बल पर मुसलमानों से देश की रक्षा कर सके। तो इसलिए उसने विस्तारवादी नीति अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई। तो सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी जजाक बुक्ति पर आक्रमण किया।
जजाक भुक्ति राज्य काफ़ी बड़ा था। उसमें बुंदेलखंड, जजाक भुक्ति और महोबा सम्मिलित थे। महोबा जो थी वो चंदेलों की राजधानी थी और इस समय चंदेलों का शासक परमर्दी देव था। इस समय तक जो परमर्दी देव था उसके व्यवहार से कुछ सरदार असंतुष्ट हो रहे थे, जिससे कि उसका राज्य थोड़ा कमज़ोर था। इसलिए पृथ्वीराज ने उस पर आक्रमण कर दिया 1182 में। लेकिन जो आला और उदल चंदेलों के प्रमुख सेनापति थे, जो नाराज होकर चले गए थे, वो वापस आए। उन्होंने बहुत ही वीरता से पृथ्वीराज का सामना किया और परंतु पृथ्वीराज जो था उसने महोबा पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु ये पृथ्वीराज की विजय भी जो थी वो लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि जो पृथ्वीराज था उसने पराजित परमर्दी देव से के सारे प्रदेशों को नहीं मिलाया, केवल कुछ सीमांत गांवों को ही अपने राज्य में मिलाया। लेकिन इसके कारण उसके परमर्दी देव से शत्रुता हो गई और उसे एक बड़ी सेना रखनी पड़ी, जिसका खर्चा भी उसे वहन करना पड़ा। इस बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि चौहान इस विजय से स्थायी लाभ नहीं उठा सके। चंदेलों ने अपनी भूमि को पुनः ले लिया। चंदेलों और गढ़वालों का संगठन पृथ्वीराज के लिए एक सैनिक व्यय का कारण बना। यह विजय आर्थिक दृष्टि से पृथ्वीराज के लिए काफ़ी महंगी पड़ी। साथ ही साथ चंदेल उसके शत्रुओं की नामावली में गिने जाने लगे। उसके पश्चात पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण किया। अब गुजरात से उसका संघर्ष के क्या कारण थे, इसमें भी काफ़ी विवादास्पद है, काफ़ी मतभेद हैं, क्योंकि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के काल तक दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और सोमेश्वर का लालन पालन भी अपने ननिहाल गुजरात में ही हुआ था। परंतु पृथ्वीराज जब शासक बना तो दोनों में संघर्ष शुरू हो गए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार संघर्ष का मुख्य कारण आबू नरेश सलग की पुत्री इच्छिनी थी, जिससे पृथ्वीराज और गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय दोनों ही विवाह करना चाहते थे। परंतु अधिकांश इतिहासकार रासो की घटनाओं को सत्य नहीं मानते। दूसरा रासो में कारण यह भी बताया गया है कि पृथ्वीराज के चाचा कान्हा ने भीमदेव के चाचा सारंग देव के 7 पुत्रों को मार दिया था। इस पर भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण किया, नागौर को जीत लिया और एक युद्ध में उसने सोमेश्वर को मार डाला था। तो पृथ्वीराज जो था वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भी गुजरात पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु ये घटनाएं भी सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। तो वस्तुतः चौहानों और चालुक्यों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण दोनों की विस्तारवादी नीति थी। चालुक्यों का राज्य नाडोल तथा आबू तक फैला हुआ था। नाडोल के चौहान और आबू के परमार गुजरात राज्य के करद सामंत थे। दूसरी तरफ पृथ्वीराज की सीमाएं भी नाडोल और आबू तक पहुंच चुकी थी और इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, जो स्वाभाविक था क्योंकि दोनों ही विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे थे। 1184 के आसपास इन दोनों में संघर्ष हुआ, पर युद्ध अनिर्णायक रहा। 1187 के आसपास दोनों में मैत्री संबंध स्थापित हो गए। उसके पश्चात पृथ्वीराज का संघर्ष गहड़ वालों के साथ हुआ। पृथ्वीराज विजय में तो ये स्पष्ट नहीं है कि ये संघर्ष कब, क्यों और किन कारणों से हुआ, पर कुछ कारण उसमें दिए गए हैं। पृथ्वीराज विजय के अनुसार दिल्ली के राजा अनंतपाल की मृत्यु के बाद उसका नाती पृथ्वीराज तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसका समकालीन शासक जयचंद भी अत्यंत शक्तिशाली था और महत्वाकांक्षी भी था। उसने रासु यज्ञ भी किया था और पृथ्वीराज की तरफ वो भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। रासु यज्ञ के पश्चात उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया। इसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया और पृथ्वीराज को अपमानित किया गया, परंतु जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। इसलिए जब पृथ्वीराज छिपकर सामंतों सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, स्वयंवर में पहुंचा, तो उसने देखा कि संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति दरवाजे पर द्वारपाल की जगह रखवाई थी, उसे माला पहना दी, जिससे कि प्रभावित होकर पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर अजमेर पहुंच गया और दोनों ने विवाह कर लिया। अधिकांश विद्वान संयोगिता की कहानी पर यकीन नहीं करते हैं और शिलालेखों से भी विदित होता है कि 1164 ईस्वी के पूर्व विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसलिए रासो की बात असत्य प्रतीत होती है। परंतु और जो है दशरथ शर्मा है, उन्होंने संयोगिता के प्रकरण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। त्रिपाठी आदि विद्वान पृथ्वीराज और जयचंद की परस्पर लड़ाई और संयोगिता स्वयंवर की बातों को काल्पनिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो राजकुमारी रासो की प्रधान नायिका है, जिसके विषय में अबुल फजल को भी पर्याप्त ज्ञान था, जिसकी रहस्यमयी कथा चहमान वंशाश्रित एवं चहमान वंश इतिहासकार चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र में प्राप्त होती है, वह यकीनन संयोगिता ही थी। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि परंपरा से मान्यता प्राप्त कर इस घटना पर संदेह करना ठीक नहीं। सदियों से जो प्रचलित कथा है, इसमें विश्वास की अविरल श्रृंखला ही उसकी सत्यता को प्रमाणित करती है। इस प्रकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो संयोगिता प्रकरण को वास्तविक मानते हैं। अन्य जो इतिहासकार है उसका इस बारे में इसे काल्पनिक ही मानते हैं।
फिर उसके पश्चात पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया, जिसका लेकिन यदि ऐसा भी होता तो मुस्लिम इतिहासकार इसका उल्लेख अवश्य करते। वास्तविकता तो यह थी कि पंजाब पर गोरी का अधिकार हो जाने के पश्चात उसकी सीमाएं चौहान राज्य से जा मिली थी और दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष एक राजनीतिक आवश्यकता बन गई थी। इसके पीछे जयचंद का कोई षड्यंत्र था, इसका भी प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पृथ्वीराज और जयचंद का संघर्ष का कारण भी दोनों की विस्तारवादी नीति ही थी। उसके पश्चात जब गोरी का साम्राज्य बढ़ रहा था, इधर पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली हो रहा था, तो हिंदू और मुसलमानों का यह संघर्ष अवश्य भावी हो गया था। तबकाती नसीरी के अनुसार 1173 में गोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद उसने 2 वर्ष बाद भारत पर प्रथम अभियान किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 में वह गुजरात के शासक से पराजित हुआ। गोरी की विजय से उसका क्षेत्र भारत में बढ़ रहा था और हमें गोरी और पृथ्वीराज के मध्य कितने संघर्ष हुए इसके विवरण भी अलग अलग मिलते हैं। रासो साहित्य में दोनों के मध्य 21 मुठभेड़ों का उल्लेख है, तो हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज द्वारा गोरी को 7 बार पराजय की बात कही गई है। ये सभी लड़ाइयाँ अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं, जबकि हम पाते हैं कि 2 संघर्ष हुए इनके मध्य, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1 वर्ष के अंतराल से हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। संघर्ष का मूल कारण तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में निहित था। गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था, वह भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और मध्य एशिया की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता था। इसके लिए उसे विपुल धन संपदा की आवश्यकता थी और यह आवश्यकता भारत से ही पूरी हो सकती थी। और इस समय देश में कोई शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश सुदृढ़ हो चुके थे और इन राजवंशों में भी एकता का अभाव था। तो इस कारण गोरी के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल थी और उसके मार्ग में एक बड़ी बाधा जो थी वो थी चौहान शासक पृथ्वीराज, जो इस समय दिल्ली और अजमेर दोनों ही प्रमुख राजधानी उसके राज्य की राजधानियाँ थी। तो कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि दोनों के संघर्ष का कारण धार्मिक कट्टरता थी, परंतु इसमें कोई विशेष मान्यता नहीं है। वास्तविक कारण दोनों की महत्वाकांक्षा ही थी। लाहौर पर अधिकार करने के बाद गोरी ने सरहिंद तबर हिंद पर भी अधिकार कर लिया। उसने इस दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ नियुक्त किया। सरहिंद के दुर्ग पर मुसलमानों के अधिकार हो जाने से चौहान राज्य की सीमा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अतः पृथ्वीराज ने दिल्ली के सामंत गोविंद राज को सरहिंद की तरफ कूच करने का आदेश दिया। उसका ध्येय था कि यहाँ से गोरी की सेना को खदेड़कर दुर्ग को अपने अधिकार में ले लेना। तो प्रारंभ युद्ध जब हुआ तो चौहानों का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने मुस्लिम सेना पर दोनों ओर से भयंकर आक्रमण किया। इसकी खबर जब गौरी को मिली तो वो भी वापस युद्ध क्षेत्र में आ गया और संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा। गौरी ने पृथ्वीराज के सामंत गोविंद राज के ऊपर भाले से जोरदार प्रहार किए, जिससे कि उसके 2 दांत टूट गए, परंतु गोविंद राज ने साहस नहीं खोया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ गोरी पर कटारी का वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ देर बाद गोरी अचेत हो गया और उससे घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसके सैनिक उसे वहां से ले गए और उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। गोरी के पलायन करने के बाद मुस्लिम सेना के भी पांव उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। कुछ दिनों बाद राजपूतों ने सबर हिंद पर अधिकार कर लिया और गोरी के जो प्रमुख सेनानायक काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया गया। बाद में उसे अजमेर लाया गया और उसे सम्मान सहित रिहा भी कर दिया गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध यद्यपि पृथ्वीराज की सैनिक सफलता का चरमोत्कर्ष था, तथापि इस अवसर पर उसकी नीति की अधिकांश इतिहासकारों ने आलोचना की है। युद्ध से जो सेना भाग रही थी मुस्लिम सेना, उसने उनका पीछा नहीं किया। इसी प्रकार काजी जियाउद्दीन को भेंट उपहार देकर रिहा कर दिया। यह भी उदारता उस वक्त न तो सैनिक नियमों से और न ही मुस्लिम युद्ध प्रणाली से उपयुक्त थी। मोहम्मद गोरी के लिए तराइन का युद्ध एक अपमानजनक घटना थी और इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह फिर से सैनिक तैयारी में जुट गया। उसके साल भर बाद ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। गौरी 1,20,000 चुने हुए घुड़सवारों की एक विशाल सेना लेकर पुनः भारत में प्रवेश किया। लाहौर और मुल्तान के रास्ते से तराइन के मैदान में आ डटा, पर इस बार गौरी ने सीधा राजपूतों पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उसने कूटनीति का प्रयोग किया। ताजुल मासिर के अनुसार गौरी ने रुकनुद्दीन हमजा को अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास अजमेर भेजा। उसने दूत के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि वह पृथ्वीराज इस्लाम स्वीकार करके गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले और पृथ्वीराज ने उत्तर में भेजा कि वह चुपचाप वापस लौट जाए, अन्यथा उसे भयंकर हानि उठानी पड़ेगी। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने भी विशाल सेना के साथ तराइन के मैदान में कूच कर दिया और जो राजपूतों की विशाल सेना थी उसे देखकर गौरी घबरा गया। उसने पुनः दूत भेजा और कहलवाया कि वह अपने बड़े भाई की आज्ञा से आया है, अतः आगे की कार्यवाही के लिए
उसी से आगे लेना ज़रूरी है। मैं उसके पास संदेश भेज रहा हूँ। वैसे मैं शांति में रुचि रखता हूँ, जैसे उसकी शांति वार्ता के लिए आज्ञा आएगी मैं शांति वार्ता करना चाहता हूँ, जिससे कि पृथ्वीराज जो था वो बुलावे में रह गया और राजपूत भी निश्चिंत हो गए और पृथ्वीराज ने गौरी की बातों पर विश्वास कर लिया। ऐसे समय में जब वो बुलावे में राजपूत थे, वो आराम से अपनी तंबुओं में आराम कर रहे थे। इसी समय गौरी ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ सूर्योदय होने से पहले ही पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। सुबह होते ही गौरी के आदेशानुसार मुस्लिम सेना ने चारों तरफ से पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। इस समय बहुत से हिंदू सैनिक जो थे वो दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, तो आक्रमण का उन्हें कोई अंदेशा ही नहीं था। जैसे ही आक्रमण हुआ, सेना में खलबली मच गई। पृथ्वीराज ने हाथी पर सवार होकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। 3-4 घंटों तक भयंकर युद्ध के पश्चात वह हाथी को छोड़कर घोड़े पर सवार हो गया। दिन के तीसरे पहर तक चौहान सेना थककर चूर हो गई। तभी गौरी ने अपनी संपूर्ण शक्ति से पुनः आक्रमण किया और इस अंतिम प्रहार में चौहान सेना जो थी वो परास्त हो गई। और युद्ध की प्रतिकूल परिस्थिति को देखकर पृथ्वीराज जो था वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, किंतु दुर्भाग्य से वह पकड़ा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ ही गोविंदराज तथा बहुत से सामंत, हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। हसन निजामी के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख हिंदू सैनिक मारे गए। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज को परास्त कर अपनी पिछली पराजय का बदला ले लिया और इस विजय के फलस्वरूप हासी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर तथा दिल्ली तक के विस्तृत क्षेत्र पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज को कुछ समय के लिए मुसलमानों ने चौहानों के रूप में चौहान शक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए उसे शासक बनाया, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने हरिराज को उन्हें हटा दिया। पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इस बारे में भी हमें रासो साहित्य इतिहासकारों का अलग अलग मत है। पृथ्वीराज रासो, प्रबंध चिंतामणि तथा हिंदू और मुस्लिम साक्ष्य इसका अलग अलग कारण बताते हैं। रासो के अनुसार गौरी ने उसे गिरफ्तार करके गजनी ले गया, वहाँ पे उसे अंधा करवा दिया गया और चंद्रपर दाई जो था उसका कवि, वो भी उसके साथ था। वहीं पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी को मार दिया था। ये हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है। हम्मीर महाकाव्य पृथ्वीराज प्रबंध अन्य साक्ष्य द्वारा गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया और बाद में उसका वध कर दिया, ऐसा विवरण मिलता है। जबकि विरुद्ध विधि विध्वंस में यह मिलता है कि युद्ध गति में ही पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हो गई थी। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर रखा गया, परंतु जब सुल्तान को पता चला कि वो षड्यंत्र कर रहा है तो उसे मरवा दिया गया। मिनहाज के अनुसार युद्ध भूमि से वह भाग गया और पकड़े जाने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा का मत है कि शायद पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया होगा, वहाँ सुल्तान के करज सामंत के रूप में शासन करने को कहा गया होगा, परंतु जब वह षड्यंत्र करने लगा तो गौरी ने उसे मरवा दिया। तो इस प्रकार हम कुल मिलाकर सभी जो मत है वो आपस में टकराते हैं। हम इतना ही समझ सकते हैं कि मुस्लिमों ने युद्ध से भागने पर उसे पकड़कर मार दिया होगा। अब भारत में मुस्लिम शासन की नींव बहुत मजबूत हो गई थी और हिंदुओं के लिए उसे उखाड़ फेंकना संभव नहीं था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत ही देश को घातक परिणाम भुगतने पड़े थे। इसके कारण सबसे पहले दिल्ली और अजमेर जैसे वृष्टि क्षेत्र से चौहानों की सत्ता का अंत हो गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद मुसलमानों ने भारत के भीतरी भागों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इससे मुसलमान गौरी की भारत पर विजय निश्चित हो गई। हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी। पृथ्वीराज के पराजय ने राजपूतों की उभरती हुई शक्ति और उनकी आकांक्षाओं का अंत कर दिया। दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि बार बार पराजयों के उपरांत भी राजपूतों ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा और नवोदित मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर संयुक्त कार्रवाई करने में असफल रहे। तराइन की विजय के बाद तुर्क सैनिकों ने लूटमार, तोड़फोड़ का घृणित प्रदर्शन किया। हजारों हिंदुओं को से संपत्ति छीन ली गई, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कलात्मक मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, जिससे संस्कृति के अमूल्य स्मारक नष्ट हो गए। बहुत से मंदिरों और पाठशालाओं को विजेताओं ने मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। सर्वाधिक आघात बौद्ध धर्म को लगा। 1200 ईस्वी के बाद भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह बहुत ही धुंधले हो गए। आरसी मजूमदार ने लिखा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज के पराजय के कारण चौहानों की शक्ति का ही विनाश नहीं किया, अपितु पूरे हिंदू धर्म पर विनाश की कगार पर ला दिया। शासक कुमारों का साहस पूरी तरह टूट गया और सारा देश आतंक से जकड़ गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज के पराजय के क्या कारण थे, इस पर भी इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं।
पहला कारण तो उसकी भोग विलासिता और शासक कार्यों के प्रति उदासीनता थी। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि जिस समय उसको जागरूक रहकर शासकीय कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था, उस समय श्रृंगार रस में डूबा हुआ था। संयोगिता अपहरण उसकी रसिकता और भोग विलासा का ही उदाहरण है। उसके कृत्य ने न केवल जयचंद को अपितु अन्य शासकों को भी उसका विरोधी बना दिया था। उसकी पराजय का दूसरा कारण था युद्ध कला में गौरी की तुलना उसकी कम योग्यता। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार युद्ध कला में भी वह मोहम्मद गौरी से कुछ न्यून था। गौरी एक निपुण और चालाक सेनानायक था। उसने प्रारंभ से ही छल कपट और कूटनीति का सहारा लिया था और संधि वार्ता के बहाने पृथ्वीराज को असावधान कर दिया था। युद्ध के पूर्व उसने अपनी सेना को योजनाबद्ध ढंग से विभाजित किया था, सभी टुकड़ियों को आवश्यक निर्देश दिए। उसका उद्देश्य जो था पृथ्वीराज की सेना में खलबली और अव्यवस्था उत्पन्न करना था, जो वो उसने किया, जिसके कारण राजपूतों की पराजय हुई। एक अन्य कारण गौरी की तुलना में उसके पास कम सैनिक थे। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि उसका एक सेनानायक स्कंद किसी दूसरी दिशा में गया हुआ था और उसका एक अन्य सेनानायक उदय भी राजधानी से रवाना ही नहीं हो सका। सीमांत चौकियों के चौहान सैनिक दस्तों को भी तराइन में पहुंचने का संदेश भिजवाया गया था, परंतु अधिकांश सैनिक समय पर तराइन नहीं पहुंच सके थे। अतः तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज के पास पर्याप्त सैनिकों का अभाव था, जबकि गौरी की विशाल सेना पहले से ही डेरा जमाई हुई थी। कुछ साहित्यिक रचनाओं में पृथ्वीराज की पराजय का कारण किसी न किसी प्रकार की धोखेबाजी बताया गया है, परंतु इस प्रकार के विवरण उसकी पराजय को छिपाने के लिए दिए गए हैं, अन्यथा ऐतिहासिक दृष्टि से उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उसकी पराजय का वास्तविक कारण यह था कि वह गौरी की चालों को नहीं समझ सका, उसके छल कपट को नहीं समझ सका। यदि वो जागरूक रहकर गौरी की गतिविधियों पर नजर रखता और उसके अचानक आक्रमण से पहले सावधान हो जाता, तो उसे घातक परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। अगर हम पृथ्वीराज का मूल्यांकन करें तो वह भारत का महान हिंदू सम्राट था। अंतिम चौहान वंशी शासकों में पृथ्वीराज का महत्वपूर्ण स्थान है। वह वीर, सुंदर, साहसी और सैनिक प्रतिभाओं से युक्त शासक था। वह विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता भी था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्र बरदाई, वागीश्वर, जनार्दन, आशाधर, पृथ्वी भट्ट आदि अनेक विद्वान कवि एवं साहित्यकार उसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। पृथ्वीराज एक रसिक व्यक्ति था, इस कारण वह इतिहासकारों के लिए एक प्रतिभावान और रहस्यमय शासक रहा है। अपने शासन के प्रारंभिक काल में उसने सैनिक सफलताएं जो थी उसकी वो शानदार थी और उसने ये दिखाया कि वो एक विजयी सम्राट है। उसने न केवल विरासत में प्राप्त राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु आंतरिक विद्रोहों और उपद्रवों का भी दमन किया, जिससे कि शासन में शांति और सुदृढ़ता आई। परंतु इतना होते हुए भी उसमें अनेक दोष थे। उसमें कूटनीतिक सूझबूझ की कमी थी और राजनीतिक अहंकार से वो पीड़ित था। उसने दिग्विजय की नीति को अपनाकर अपने पड़ोसी शासकों को अपना शत्रु बना लिया। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अर्जित करने की लालसा में वह यह भूल गया कि पहले विदेशी शत्रु को समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है और पड़ोसी राज्यों की सैनिक सहायता के बिना इस देह की पूर्ति एक दुष्कर कार्य है। इस संदर्भ में डॉक्टर सत्य प्रकाश ने लिखा है कि उसने मुस्लिम आक्रमण को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और न ही अपने पड़ोसियों गहड़वाल और चंदेल शासकों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। 1178 में चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और 1191 में पृथ्वीराज ने उसे परास्त किया था। यदि दोनों में सहयोग होता तो गौरी की स्थिति क्या होती? इसी प्रकार पृथ्वीराज ने अकारण ही चंदेलों पर आक्रमण कर उन्हें गहड़वालों की तरफ धकेल दिया। वास्तविकता तो यह थी कि उसने युवोचित साहस एवं महत्वाकांक्षाएं तो थी, परंतु संपूर्ण देश की राजनीतिक स्थिति और आवश्यकता को समझने के लिए योग्य परिपक्व बुद्धि नहीं थी। उसने राजनीति और युद्ध में शत्रु को छकाने योग्य कूटनीति एवं कुशलता का भी अभाव था। जब गौरी भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण कर रहा था तो उसने इस तरफ ध्यान न देकर अपने पड़ोसियों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए उन पर ही सैनिक अभियान किए। तराइन के प्रथम युद्ध में उसे सफलता मिली, परंतु अवसर का लाभ उठाकर नहीं उठाया उसने और भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया और न ही आगे बढ़कर पंजाब पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत वो विजय उत्सव में डूब गया। इसी प्रकार तराइन के दूसरे युद्ध के पूर्व गौरी की कूटनीतिपूर्ण कपटपूर्ण नीति को समझने में असफल रहा। उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को भी सक्षम बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह निकला कि उसे गौरी के सैनिक शिविरों की गतिविधियों की सूचना नहीं मिल पाई और गौरी ने उसे असावधान स्थिति में अचानक दबोच लिया। इन त्रुटियों के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि उसको सैनिक भूलों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। तराइन के युद्ध के ठीक पहले उसके आचरण न तो एक सुयोग्य योद्धा के थे, न ही एक सेनानायक के, वरन एक न्याय सिद्धखड़ के थे। वस्तुतः पृथ्वीराज चौहान अवसर के अनुकूल खरा नहीं उतर पाया।
इसलिए उसे युग का महान शासक कहने से पहले उसके उपयुक्त दोषों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समय अगर वह अपने पड़ोसियों से सहयोग करता तो भारत का इतिहास बदल सकता था। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वह दिग्विजयी और महत्वाकांक्षी शासक अवश्य था, सैनिक दृष्टि से भी कुशल था, पर कुछ परिपक्व बुद्धि के अभाव के कारण उसने अपने पड़ोसियों को ही अपना शत्रु बना लिया और भारत पर बढ़ते हुए खतरे को, जो विदेशी खतरा आ रहा था, उसका सामना करने के लिए न खुद को तैयार कर पाया, न ही पड़ोसियों के साथ सहयोग कर पाया।